मिलाया वगैरह होगा ना, तो क्या था, कोई बताना चाहे? जी मैम ठीक था, मतलब बेसिक, मतलब आवाज कट रही है किसी हिसाब की, नेटवर्क इशू है शायद। ठीक ठाक क्वेश्चन था, तो मेरा आधा से ज्यादा लगभग 20 के करीब सही हुआ था। अच्छा अच्छा, हेलो। ठीक है। और कोई जो बताना चाहे कैसा था उसका, जो हमने लास्ट क्वालिटी वाला टेस्ट मैम कराया बोले था? हैं कि मतलब ठीक ही था, स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा था तो सही हुआ है, कुछ कुछ गलती भी हुआ। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक। देखो आज ना आप लोगों को जो भी डाउट हो उसके लिए सेशन है, बिकॉज सी सेट के सेशन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं पहले ही, जब आप लोग का पेज चल रहा था। इससे जी पहले मैम। जब प्रीलिम्स स्टार्ट, सी सेट पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, कॉम्प्रिहेंशन भी किया था, उसका पेपर भी सॉल्व किया था। तो आज ना मेनली डाउट के लिए है कि आप लोगों को क्या डाउट है सी सेट को लेके। अभी आप लोगों ने स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, कितना टाइम आप सी सेट को दे रहे हो, मोस्टली आप मैथ्स, क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन कहाँ पे आप ज्यादा लैग कर रहे हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर सकूं, बता सकूं कि हाँ अभी क्या है। क्योंकि देखो आप ना जनवरी स्टार्ट हो चुका है, तो अगर अभी भी आप ना सी सेट डिले करोगे, सोचोगे कि अभी रहने देता हूँ, फरवरी से स्टार्ट करूंगा, फिर कोई सोचेगा मार्च से स्टार्ट करूंगा, तो वो ना स्ट्रेटजी काम करेगी नहीं। ठीक है, तो अभी ना हाई टाइम ऑलरेडी आ चुका है, आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा सी सेट, कोई अदर वे उसके लिए है ही नहीं। और आपका ये प्रीलिम्स फेज में भी ऑलरेडी सी सेट स्टार्ट हो चुका है। तो इसीलिए आप आज जो सेशन का मेन मोटिव है ना, वो आपके डाउट्स को रेज करना है कि आपके डाउट्स क्या है, आप अपने लेवल पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग हैंड रेस करो, और आप लोग को बताना है कि हाँ सी सेट स्टार्ट कर दिया है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, और मेनली कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है, और बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर लेंगे। सतीश आप अपनी माइक ऑफ कर लो, और हैंड रेज आप करते जाओ, मैं आप लोग का नेम बोलती जाऊंगी, तो आप लोग वैसे अपने इशू बताते रहे। आशीष आपने हैंड रेस करा है, यस बताइए मैम। क्या है इसी। तो सी सेट में क्या स्टेटस है, कितना कर लिया आपने, पहले बताइए थोड़ा सा। स्टेटस में मेरा नंबर से क्या सॉरी सीसेट में मेरा नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, और क्लॉक मेरा खत्म हो चुका है। कंप्रेहेंशन ट्राई कर कंप्रेहेंशन में कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है, मतलब 5-6 ट्राई किया हूँ अभी, लेकिन 6 गलत हुआ है। अच्छा, 5-6 आपने ट्राई किया, सारे ही गलत हुए? जी, कंप्रीहेंशन अच्छा में। अच्छा, तो आपको प्रिपरेशन जो आपने करी है स्टार्ट है, जिन सी सेट वगैरह आपने पढ़ा है, तो कौन सा पोर्शन था सी सेट का जो आपको लग रहा था कि ये मेरा ठीक पोर्शन है या सही है? कॉम्प्रिहेंशन आपको कभी लगा है, फिर मैथ्स और रीजनिंग में आप ज्यादा कंफर्टेबल? मैथ्स रीजनिंग में कंफर्टेबल है, कंप्रीहेंशन में कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट करने में पता ही नहीं चलता है कि ये सही होगा या ये सही होगा, पल्ला ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले भी सी सेट के सेशन में बोला है ये बात, मैं अगेन रिपीट करूंगी कि नो मैटर आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है या मैथ्स कितना अच्छा है, फिर मे बी लॉजिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है, तीनों का बैलेंस बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप किसी पे भी बिल्कुल नहीं, दो पे भी रिलाय करके नहीं जा सकते हो कि चलो मेरा रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो मैथ्स बिल्कुल ही छोड़ देते। ठीक है, तो आपको तीनों में बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस बैलेंस बनाने के लिए करना क्या है कि अगर आपको पता है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग ठीक है, तो उनके जो सबसे ज्यादा आने वाले टॉपिक्स हैं आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और डेली बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज लगाओ कॉम्प्रिहेंशन की। और उसके लिए मैंने पहले ही बताया कि मैंने अरिहंत की बुक फॉलो करी थी, आपके पास कोई और भी बुक हो तो चलेगी, बस ये है कि उसमें क्वेश्चन के बाद उसका एक्सप्लेनेशन ठीक से दिया होना चाहिए। ठीक है, उसमें अरिहंत वाली जो मेरे पास बुक है ना, उसमें बहुत अच्छे से है कि कोई भी ऑप्शन गलत है तो बता रखा है, और सही है तो क्यों सही है उसको बढ़िया 4-5 लाइन में एक्सप्लेन कर रखा है। ये हिंदी मीडियम में तो आता है या आपके इंग्लिश पास मीडियम में आता है बुक? हिंदी में है, और कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में ही करना है, इंग्लिश वाले में नहीं जाना है।
अगर कोई वाला ऐसा है पैसेज जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कात होते हैं, बहुत ही रेयर होता है, अभी तो 1-2 साल में ऐसा कोई पैसेज आया नहीं। 2021-22 में ऐसा पैसेज आया था जो थोड़ा ये जीनोम एडिटिंग और इनसे रिलेटेड था, उसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत खराब था। तो अगर ऐसा कोई पैसेज आए तो आप उसके लिए पढ़ सकते हो इंग्लिश वाला। अदरवाइज जो बिना साइंस टेक और नॉर्मल वाले पैसेज आते हैं, हिंदी में पढ़ो, जबरदस्ती इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे पैसेज में सिर्फ हिंदी पढ़ना है, दैट्स इट। हिंदी मीडियम को हिंदी वाला ही पढ़ो। मैक्सिमम इंग्लिश वाले बच्चे भी होते हैं, वो भी जल्दबाजी में हिंदी वाला ही पढ़ के ठीक करते हैं। जी ठीक है, तो देखो यही करो, 5-5 करो या 4-4 करो, यही स्ट्रेटजी है कॉम्प्रिहेंशन ठीक करने की। कितना भी आप क्वेश्चन पेपर लगा लोगे, कितने भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लोगे, जब तक PYQs में वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो वो ठीक नहीं होगा। तो डेली बेसिस पे 4-5 करो और 4-5 दिन बाद मुझे अपडेट करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया है जिनका काफी वर्क हुआ है। वंदना आई थिंक है, वो आई थी मिलने, उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने फिर मुझे बताया था कि उनके काफी अच्छे सही होने लगे हैं क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन में। तो आपको भी यही स्ट्रेटजी करनी है, ये एक्चुअली वर्क करती है, मेरे लिए भी वर्क की है, तो और भी सभी लोग के लिए वर्क किए, तो आपके लिए भी करेगी। ठीक है, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में भी सेम है। हमको लगता है कि देखो मैथ्स और रीजनिंग में दिमाग बहुत लगाना है, तो अभी स्टार्ट में कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करेंगे, पर उसमें भी सेम चीज ही है, दिमाग देखो कॉम्प्रिहेंशन भी लगाना है। अगर आप सोचोगे ना कि मार्च अप्रैल में जाके कॉम्प्रिहेंशन में कर लूंगा, अभी मैथ्स रीजनिंग बस कर लेता हूँ, तो सेम चीज होगी कॉम्प्रिहेंशन में भी, आपको फिर इतना रिटर्न मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो 15-20 मिनट जितना सोशल मीडिया इंसान स्क्रॉल करता है, उतना टाइम तो मिल ही सकता है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। 15-20 मिनट भी करोगे, 3-4 क्वेश्चन भी कर लोगे तो बहुत है। ठीक है, हाँ, तो जी डेली मैम। बेसिस पर इसको करो, और एक हफ्ते में फिर आप अपडेट करो कि अभी रेशियो क्या है। जैसे अभी आपने बताया 5-6 में लगभग सारे गलत थे, तो फिर बताना कि रेशियो कितना आ रहा है, 5-6 में करने में कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, तो एक बार फिर आप उसको बताना। बस इस बार मैं ट्राई ही किया हूँ अभी, और देखता हूँ आगे, हो सकता है आगे बने। हाँ, एक बार करना फिर बताना। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। तेजस्विनी आप बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग तेजस्विनी, बताइए। मैम सीसेट की अगर क्लासेस की बात करें तो मैंने पिछले अटेम्प्ट में सारे क्लासेस कर ली हैं, रीजनिंग मैथ कॉम्प्रिहेंशन भी जो, तो उसमें मुझे, बल्कि मैथ्स मुझे इजी लगता है, रीजनिंग का कई टॉपिक ऐसे जो मुझे समझ ही नहीं आते, मुझे गलत हो जाते हैं, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन और मैथ को लेकर अपना सीसेट प्रिपेयर करती हूँ। रीजनिंग के कुछ 3-4 टॉपिक को बस करती हूँ, और कॉम्प्रिहेंशन मैंने पिछले अटेम्प्ट में जब किया था तो उसी समय प्रैक्टिस की थी, और पेपर में मेरे 27 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन गलत हुए थे, बाकी सही थे। और अभी के लिए मैंने कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं की है, तो क्या करूं मैं अब? तो अभी तो देखो प्रैक्टिस तो स्टार्ट कर दो, जो मैंने आशीष को बताया तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही है। ठीक है, वैसा ही आपको भी करना है प्रैक्टिस। बट देखो लॉजिकल रीजनिंग, देखो मैथ्स में अच्छी बात है, आपको मैथ समझ में आती है, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, पर देखो मैथ्स में दिक्कत ये है ना, जो अभी इस साल भी हुई है, 2025 में भी हुई है, क्वेश्चंस इजी थे, पर ऑप्शनल, उनके ऑप्शंस ऐसे बने हुए थे ना, इतने नियर अबाउट थे कि उनको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था। वो एक क्वेश्चन जो नॉर्मल 1 मिनट में हो जाना था, उस क्वेश्चन 3-3 4-4 मिनट लग रहे थे, फिर कोई एक्यूरेट उसका आंसर भी नहीं आ रहा था। तो मैथ्स अच्छी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप वो लॉजिकल रीजनिंग साइडलाइन कर दो, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग के कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें बहुत इजी आते हैं, अगर आप उनका प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एक्यूरेसी आपकी काफी अच्छी होगी। तो हाँ मैम, छोड़ा, रीजनिंग को मैंने छोड़ा नहीं है, उसको कर रही हूँ, 4-5 लेकिन टॉपिक, हाँ 4-5 टॉपिक जो आप हाँ, बोल रहे हो, हाँ, जैसे तो मैम वो जो मिसिंग नंबर होता है, उसमें जब कोई इजी आता है तो मेरा सही होता है, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है तो मुझे समझ ही नहीं आता, और रक्त संबंध जो कि इजी है सब सॉल्व भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस रहता ही नहीं है कि मैंने जो टिक किया वो सही होगा। तो उसके क्वेश्चंस कुछ लगाओ, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। अब आप पहले क्वेश्चन देख के मान लोगे कि नहीं कॉन्फिडेंस मैम, नहीं आ रहा है। मैम उसका क्वेश्चन लगाते भी हैं, और टेस्ट जो पिछली बार दिया था या जब सॉल्व करते हैं वो जब लगा लेंगे उस समय मुझे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लेकिन जब मिलाएंगे उसको तो वो सही रहेगा, और तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मतलब ये चैप्टर मेरे रीच में है, मैं इसको कर पा रही हूँ, कभी नहीं आता है ये ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में। तो अब इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे कर भी भी लगता रही है हो, कि
आंसर भी सही आ रहा है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो देखो दिक्कत है फिर ना। बैठ के घर पे ही सोचो, अच्छा मम्मी का भाई कौन लगेगा, मम्मी के भाई का लड़की मेरी क्या लगेगी, मम्मी भाई की लड़की का पति मेरा क्या लगेगा। तो ना घर पे बैठ के 2-4 दिन करो तो क्या पता वहां से कॉन्फिडेंस गेन हो जाए। और दूसरा इसलिए रास्ता, बस इसीलिए मुझे रीजनिंग से थोड़ा डर लगता है। देखो ये बहुत एब्सर्ड बात है, डर लगना कॉन्फिडेंस नहीं आना तब एप्लीकेबल होता है जब आप कोई चीज कर रहे हो और वो गलत आंसर आ रहा हो। अगर आंसर सही आ रहा है तो वहां पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। यस तो मैम। हाँ, तो फिर इसकी कोई दवाई नहीं है, इसका इलाज आपके पास खुद ही है, ठीक है। तो बाकी वही 4-5 टॉपिक ही करने हैं। देखो पहले भी मैंने यही बोला था, जिनको मैथ्स नहीं आती है उनको भी पूरा मैथ बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है कि सब छोड़ छाड़ के बैठ के मैथ्स ही पढ़ रहे हो। 4-5 टॉपिक आइडेंटिफाई करो जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और वहीं से उठा के आपको लगभग चीजें करनी है, ठीक है। तो चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, यही चीज करनी है, ठीक है। यस मैम। कार्तिक आपने भी हैंड रेस कर रखा है, बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग कार्तिक, बताइए। मैम बता रहे थे वो 2000 ये मतलब कॉम्प्रिहेंशन देख रहे थे इधर 1-2 दिन से, उसमें हम 23 वाले से डायरेक्ट स्टार्ट किए थे मैंने, और पीछे से कर सकते थे क्या? उसमें लगभग मतलब अभी मतलब पूरा उसको नहीं, लगभग 17-18 के उसमें लगभग 6-7 सही हुआ, 6-7 के आसपास, मतलब कि गलत ज्यादा है मेरा। नहीं करो, देखो कॉम्प्रिहेंशन ना 2017-18 तक तो इजी आते थे, 17 तक इजी आते थे, 17 में इजी ही था, 18 में थोड़ा सा लेवल बढ़ा था, 19-20 फिर यहाँ से किसी साल थोड़ा इजी आ गया, किसी साल ज्यादा टफ आ गया। तो अगर देखना है तो 18-19 से तो देख ही सकते हो। मैम क्योंकि आप जो बुक हाँ बताइए। मैम आप जो मैम बुक बताए थे उसमें मतलब 23, 24, 25 ही दे रखा था, इसलिए हम 23 से स्टार्ट किए थे। नहीं उसमें तो अभी पुराना भी दिया हुआ है ना। नहीं पता नहीं, इस बार मैम हटा दिया होगा, इस बार सिर्फ 23, 24, 25 ही है। लेकिन आपने अरिहंत की सीसेट वाली बुक ही खरीदी है ना। यस मैम यस। तो स्टार्टिंग में उसमें जो पेपर दे रखे हैं ना वो रिसेंट के पेपर दे रखे हैं। आप पीछे जाओगे तो पीछे पूरा कॉम्प्रिहेंशन ईयर वाइज उसमें बहुत पुराना दे रखा है। अच्छा वो हो बहुत सकता है। मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक है, उसमें उसी की सीसेट की बुक है। ये देखो निशा बता रही है 2012 से दिया हुआ है, काफी पुराना उसमें दिया हुआ है। फिर मैम पीछे में मतलब उतना देखे नहीं, आगे से ही देखते जा रहे। हाँ हो सकता स्टार्टिंग है में हो। उसने, हाँ देखो स्टार्टिंग में उसने पेपर 1-2 साल के स्टार्टिंग में दे रखे हैं, फिर मैथ्स के टॉपिक है, लॉजिकल रीजनिंग के, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में दे रखा है। और ईयर वाइज सारे कॉम्प्रिहेंशन जितने आए हैं, जैसे 2018 में जितने क्वेश्चन है, मान लो 27-28 क्वेश्चन है, तो 2018 और 27-28 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर 2000 आपके 17 के, 16 के, सब के दे रखे हैं उसमें, और इधर इस साल के भी दे रखे हैं। सॉरी हम पीछे एक्चुअली देखे नहीं, हम सिर्फ आगे देखे, आगे में दे रखा था 23, 24, 25 के क्वेश्चन। नहीं वो इतनी मोटी बुक तभी तो है, वरना और क्या ही दे रखा है उसमें। यही तो दे रखा है सारा, पूरा उसमें है आपका सी सेट पूरा ही है, तीनों सेक्शन बहुत अच्छे से दे रखे हैं। ओके मैम। ठीक है, तो आप भी यही करो कॉम्प्रिहेंशन के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कम सही है उसमें रेशियो बढ़ाना। देखो कॉम्प्रिहेंशन ऐसा है ना कि जब सबसे टफ कॉम्प्रिहेंशन आए फिर भी 27-28 में नियरली आपके 23-24 तो फिर भी सही होने चाहिए। क्योंकि अगर बहुत टफ है तो 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं या फिर बहुत ही डाउटफुल होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया 4-5 साल का अच्छे से तो इतना तो आप इजिली कर लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर एक आध बार आना विजिट करना, 1-2 दिन पहले प्रैक्टिस करो और फिर देखो कहाँ पे ज्यादा दिक्कत आ रही है, फिर एक बार आके ऑफलाइन विजिट कर लेना, ओके मैम। ठीक है। मैम ओके एक क्वेश्चन। हाँ बताइए। मैम हम ये बोलना चाहिए, जैसे मैम जैसे कि मैथ रीजनिंग मतलब कि जो मतलब जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते उसका एक लिस्ट कर देते मैम, तो उसी मैंने पहले उसी को पढ़ लेते एक बार। तो उन्हीं को पढ़ो ना, ऐसे तो है टॉपिक्स। अभी क्या पढ़ रहे हो आप? देखो 2-3 साल का मैंने इस पे देखा था, बनाया था। ये देखो मैथ्स में ये है टॉपिक आपके, एक तो नंबर सिस्टम है नो डाउट, यस परसेंटेज है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनके क्वेश्चन आते हैं।
टाइम वर्क टाइम स्पीड, ये एक ही सेक्शन का है। टाइम वर्क टाइम स्पीड से 2-3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक अलजेब्रा के आते हैं कि लीनियर इक्वेशन वाले आ गए कि 2-3 इक्वेशन दिया रहता है ना, फिर उसमें आपसे पूछ लेता है किसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई की क्या है, इस पे बताओ, ये सारी चीजें पूछ लेता है। फिर सीरीज और सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि आपके ये इंटरेस्ट या फिर इन सबके फॉर्मूले लगते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट का लगेगा उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये 5 ऐसे हैं जो आपके मैथमेटिक्स के मैथ्स और क्वांट्स के टॉपिक्स आते ही आते हैं। तो ये 5 टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दे लो। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके कोडिंग डिकोडिंग आता है। कोडिंग डिकोडिंग लॉजिकल पैटर्न्स में, कोडिंग डिकोडिंग में यही सारे टॉपिक्स आते हैं आपके। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर रखे होंगे ऑलरेडी। डिकोड करने के लिए दे देता है ना, इस वर्ड को इस लैंग्वेज में ये लिखेंगे तो इसको इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन वाले क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन वाले आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट आते हैं कि मान लो 6, 5 ऐसे दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं नंबर्स, कि उनमें से कौन सा ऑड है वो आप वहां पे आइडेंटिफाई करो, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। और ब्लड रिलेशन और बेसिक पैटर्न लॉजिक के रहते हैं। तो ऐसे 5-5 आप यहाँ पे देख सकते हो, 2-3 साल के पेपर से आइडेंटिफाई कर लो। तो इन्हीं टॉपिक्स को जो मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ना, तो 3-4-5 टॉपिक ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं, वो इन्हीं टॉपिक्स की बात हो रही है ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही यहीं से। एक आध क्वेश्चन आ गए, जैसे कैलेंडर से भी आता है क्वेश्चन, पर एक क्वेश्चन आता है कैलेंडर का और वो बहुत ही फिक्स्ड है। तो एक बार आपने कैलेंडर देख लिया तो उसमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हर साल आते हैं, पर एक आध क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको कैलेंडर समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो उसमें बहुत सारा है कि कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, है ना, लीप ईयर में क्या चलेगा, कैसे निकालना है, तो उसमें ज्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर कैलेंडर समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन तो तय है कि लगभग हर साल आता है। तो अगर आ गया समझ में तो ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन, कभी 2-2 क्वेश्चन। तो अगर आपको लगता है कि वो आपको समझ में आ रहा है, रीच में है और उसमें आपका एक्यूरेसी ठीक ठाक है, तो उसको आप टाइम दे सकते हो। और अगर लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं आता है, समझ में भी नहीं आ रहा है, 2-4 दिन से लगे पड़े, इससे अच्छा है कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर आप अपना ज्यादा टाइम लगाओ, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा। यस मैम, मैथ से ज्यादा तो इजी रीजनिंग ही लगता है। हाँ, तो रीजनिंग में पहले टाइम लगाओ ना, मैथ्स में बाद में टाइम लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेन ना इसमें गेम होता है कॉन्फिडेंस का। अब चाहे वो पेपर हो चाहे प्रिपरेशन हो, स्टार्टिंग में ही आप बैठ गए नंबर सिस्टम, और बहुत सारे लोग को होता है नंबर सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है ना। तो अब आपको कॉन्फिडेंस वो लो ही होगा अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट है जो आपको समझ में आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ रही है, ब्लड रिलेशन किसी को समझ में आ रहा है, टाइम एंड वर्क समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप वहां से स्टार्ट कर लो, पहले वहीं से स्टार्ट करो। लॉजिकल रीजनिंग में कुछ समझ में आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग से ब्लड रिलेशन से स्टार्ट करो, मैथ्स का टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से स्टार्ट कर लो। जो आपका इजी पॉइंट हो वहां से स्टार्ट करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीनों सेक्शन में कहीं से भी स्टार्ट करो। तो क्या है कि जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आप पीवाईक्यूज लगाते हो ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि यार सीसेट इतना भी टफ नहीं है, क्वालिफाई कर लेंगे। तो जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर आप टफ साइड में जा सकते हो कि चलो आप थोड़ा सा नंबर सिस्टम या फिर रेशियो देख लेते हैं, या फिर परसेंटेज वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, अलजेब्रा देख लेते हैं, आप उस तरफ शिफ्ट हो सकते हो थोड़ा सा, ठीक है। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, ऐसे आप लोग अपना भी, ये तो इसमें 2-3 साल का ही दिया हुआ है, आप लोग 4-5 साल का पेपर देख लो। स्पेशली देखो 2020 के बाद सीसेट का ज्यादा पैटर्न चेंज हुआ है। 2020 से पहले उतना टफ तो नहीं था, 2018-19 में भी, 19 में था पर उतना ज्यादा तो नहीं था। 2020 से सीसेट टफ होना स्टार्ट हुआ, तो 2020 से लेके 25 तक का थोड़ा पैटर्न आप देख लोगे और 4-5 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उतना आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो कर सकते हो। और बताओ, और कुछ पूछना हो तो। नहीं फिलहाल तो इतना ही। ठीक अभी है, तो मैं पहले हाँ बताओ। बोले मैं अभी कॉम्प्रिहेंशन करूँ, उसके बाद मैं सोच रही रीजनिंग कर लेंगे उसके बाद। हाँ, कॉम्प्रहेंशन करो, रीजनिंग करो, मैथ्स लास्ट में रखो, ठीक है। बस ये है कि कॉम्प्रहेंशन रीजनिंग में इतना टाइम नहीं लगाना है कि मैथ्स तक पहुंचते पहुंचते मार्च अप्रैल हो जाए, ठीक है। नहीं तो हाँ, तो इंश्योर करना है होली से पहले तो मैथ कम से कम चालू हो ही जानी चाहिए, नहीं जैसा फिर लास्ट में पैनिक मोड आता है, इतना सारा रिवाइज करना है, टेस्ट भी लगाना है, पीवाईक्यूज भी देखना है, तो उस टाइम पे फिर मैथ दिमाग में आपके जाती नहीं है ना। तो मिड मार्च से पहले ही मैथ थोड़ा बहुत हो जाए, 1-2 सेक्शन, तो थोड़ा फायदा रहता है, ठीक है। ओके
ठीक है, बाकी कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा सा करना और 1-2 बार विजिट कर लेना, बताना जो भी उस पे रहता है। ठीक है, ओके मैम। ओके कार्तिक, ठीक है। तारकेश्वर, आपने भी हैंड रेज कर रखा है। हेलो। हाँ तारकेश्वर, हाँ आपका जी, पेपर गुड हो मॉर्निंग गया? मैडम। एग्जाम था? जी मैडम, कल 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 था, कल कंप्लीट हो गया मैडम। अच्छा, सही था पेपर आपका? जी बहुत बढ़िया पेपर गया मैडम। चलिए, बधाई हो, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैडम। मैडम मुझे ऐसे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है, मुझे पूछना है कि आप मुखर्जी नगर कब आ रही हैं, ताकि मैं आपसे मुझे मिलना है, क्योंकि देखो अभी मेरा तो बहुत बैकलॉग हो गया है। कल तो संडे मेरा वीक ऑफ ही है, ठीक। और आगे। 2 दिन मैं लीव पे रहूंगी, मंडे ट्यूसडे, अच्छा अच्छा। और वेंसडे को मैं वापस आती हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जो जीटीबी नहीं आ सकते हैं मुखर्जी नगर में, जिनको मिलना है? वो लोग हैंड रेस कर ले। तो अगर ऐसा ही है तो फिर मैं मुखर्जी नगर में ही ड्यूटी लगवाऊंगी, क्योंकि आप लोग इतने आलसी हो, बताओ, यूपीएससी करना है, डिस्ट्रिक्ट संभालना है, इतना नहीं आ सकते, बताओ, हद हो गई। क्या ही बोलूं अब इस बात को। मैडम वो जीटीवी में मैं नहीं देखा हूँ ना, कहाँ है वो ऑफिस, उसका विजन था मैडम, पता है क्या मुझे नहीं करना है? पता। उसमें ऑटो में बैठना है, वो सीधे आपको मेट्रो के सामने उतारता है। आते ही मेट्रो फर्स्ट फ्लोर में आ जाना है, सबसे पहले कैबिन में सामने बैठती हूँ मैं, कोई नहीं दिखेगा, मैं ही दिखूंगा सबसे पहले। पर चलो कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, तो देखो मैं ट्राई करूंगी ना वेंसडे को, मैं अपनी ड्यूटी एमएन न्यू में लगवाऊंगी, टेस्ट सेंटर जो है। तो जो भी लोग हैं वो लोग फिर मेरे से मिलने आ सकते हैं। ठीक है, तो तारकेश्वर आप भी आ जाना, बट तब तक जी आप ना पॉलिटी वाला सेक्शन आपका छूट गया होगा। जी मैडम, पॉलिटी छूट गया मेरा, और पीछे भी बहुत कुछ छूटा हुआ है, लंबा छूटा है देखो मेरा। वो उसको तो देखो हम डिस्कशन कर लेंगे जब आप मिलने आओगे। जी ठीक है, जी 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 मैडम अभी जी। अभी ना 3 दिन का टाइम है, तो 3 दिन में आप पॉलिटी का जो 1-2 दिन का जो टारगेट उसमें है प्रीलिम्स वाला फेज का, तो उसको जी थोड़ा सा मैडम। रिवाइज करने का कोशिश करो। और अभी आप सोशोलॉजी का अपना पढ़ते रहोगे, तो सोशोलॉजी है ना आपका जी जी ऑप्शन। जी जी, सोशियोलॉजी है मेरा। तो उसमें आपने मतलब ठीक ठाक टाइम तो लगाया होगा पढ़ने में, 8-10 घंटे तो पढ़ ही रहे पूरे होगे। पूरे 3 महीने 8 घंटे जैसे पढ़ा मैडम, पूरे तीन हाँ महीने हाँ, 8-10 घंटे पढ़ा मैंने। तो बस तो फिर बस इतना ही टाइम लगाना है आपको, 8-10 घंटे पॉलिटी के लिए। ठीक है, तो जी 2-3 दिन में आप ठीक ठाक कवर कर लोगे जो प्रीलिम्स फेज वाला पॉलिटी का सेक्शन था। और टेस्ट का मैंने जी। पीडीएफ तो शेयर कर ही दिया है जो क्विज का है, तो वहां से क्विज हम्म। लगा के एक बार देख लेना। 3-4 दिन आप यही करो। वेंसडे को जब मेरी ठीक ठीक। एमएनयू में ड्यूटी लगेगी तो आप आना, तो फिर जो भी पीछे छूटा हुआ है और आगे की जो चीजें उस पर हम आराम से डिस्कशन कर लेंगे। ओके मैडम। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके तारकेश्वर, ठीक है। और लोग अब आप लोग जिन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया वो लोग हैंड डाउन कर ले, बाकी लोग हैंड रेस करें जिनको सी सेट से रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज है। हालांकि सी सेट पे तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है ये सारी चीजें, बट स्टिल अभी भी किसी को कुछ डाउट हो। सतीश, अभी और कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं मैम, मतलब कॉम्प्रिहेंशन ठीक ठाक है मैम, और रीजनिंग भी ठीक ठीक है, और इधर मैथ्स के लिए मतलब जहाँ पर जो है कमी नंबर सिस्टम में, तो उस पर अभी काम कर रहे हैं। मतलब दिसंबर से मैं शुरू कर चुका था, उससे पहले भी बीच बीच में करता था, तो यही। बाकी ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में अगर 25 है तो उसमें 20, कम से कम 21 से 22, ज्यादा से ज्यादा इतना सही हो। नहीं, फिर तो बहुत है ना, इतना तो ठीक है। देखो सी सेट क्वालिफाई करना है, आपका जो मेन गोल है वो है जीएस, बिकॉज जीएस में कंपटीशन है, इतना अनसर्टेन पेपर आता है, और कट ऑफ का भी कुछ नहीं है। अभी कट ऑफ कम जा रही है, उसके पीछे रीजन ये कि इतना अजीबोगरीब पेपर आता है कि समटाइम समझ में नहीं आता है ना। तो मेन जो अपना टाइम लगाना है, अगर आपका सी सेट में तीनों पोर्शन ठीक ठाक है, आपको लग रहा है कि हाँ सी सेट इजिली मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, तो मेन अपना टाइम जीएस को ही लगाना है। अननेसेसरी टाइम सी सेट पे नहीं देना है कि आप सी सेट में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़िया है, आपका मैथ्स भी बढ़िया है, और फिर भी 4-4 घंटे बैठ के सी सेट ही पढ़ रहे हैं। 1 घंटे प्रैक्टिस कर लो, वीक में एक टेस्ट लगा लो, ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ सी सेट में मेरे आराम से 75-80 नंबर तो आ ही जाएंगे, है ना। तो आपका बाकी टाइम फिर कहाँ लगना चाहिए? जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज में भी 4 सब्जेक्ट्स में अकॉर्डिंग टू द पीवाईक्यू, जो भी पीवाईक्यू में चीजें आ रही है। ठीक है,
हाँ, तो बीच बीच में टेस्ट लगाते मैम, हो, नंबर सिस्टम बढ़िया तो कोई मैम, दिक्कत नहीं है। वही है मतलब जो मैथ्स वाला जो पोर्शन है वहाँ पर सिर्फ देख रहे हैं, बाकी तो सब पेड़ तो देना ही है ठीक ठाक समय, मतलब उसमें जो भी पार्ट है लिखने का। ठीक, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके सतीश। आशीष, आपने भी हैंड रेज कर रखा है। यस मैम। सीसेट में मैम कितना वो कंप्रीहेंशन का प्रैक्टिस कर लेने के बाद वो कॉन्फिडेंस आ सकता है? देखो, कितना करने से मतलब नहीं है, कितने अच्छे से उसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया है। जब आपने क्वेश्चन पूछा था तब भी मैंने चीज बोली थी, बहुत पहले भी चीज मैंने बोली है। एक क्वेश्चन अगर आप कॉम्प्रिहेंशन का करते हो, तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मे बी 1-2 मिनट लगेगा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि कॉम्प्रिहेंशन बोलना क्या चाह रहा था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, और उसका सही आंसर बी है, लेकिन मैंने ए क्यों लगा दिया। आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही ब्लैक आउट थी कि आंख बंद करके लगाया, कुछ तो सोचे होगे आप, और उसमें पैसेज में तो लिखा भी होता है। तो कहीं ना कोई एक कीवर्ड होता है, क्वेश्चन का कोई कीवर्ड होगा जहां से आप भटक गए, आप ए की तरफ चले गए और आंसर उसका बी था। ये फाइंड आउट करना ही मेन पर्पस है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने का, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के। कॉम्प्रिहेंशन के पीवाईक्यूज इसीलिए मैंने बोला है आप लोगों को, कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने कभी भी किसी कोचिंग और किसी के लिए नहीं बोला है, मैथ्स रीजनिंग के लिए मैंने बोला है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए नहीं बोला है। क्योंकि आपको ना यूपीएससी की टेक्निक पकड़नी पड़ेगी कि यूपीएससी का जो पैसेज होता है, जो उनका क्वेश्चन होता है और जो उनके ऑप्शंस होते हैं, वो कैसे वो लोग वहां पे फिक्स करते हैं, उसको कैसे सेट करते हैं, आपको कैसे ट्रिक करते हैं उस पे, कैसे आप उसको गलत कर देते हैं। तो जिस बुक में अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उसका आप अगर ऐसे दिमाग लगाओगे, एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ोगे, फिर मैच करने का ट्राई करोगे कि आप क्या सोच रहे थे, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, कहाँ से आप गलत डायरेक्शन में चले गए, किस तरीके से आपको सोचना चाहिए। अगर आपने ऐसा 2-3 साल का पेपर लगा लिया, तो उतने में ही आपका ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 27-28 में आप नियरली 20-21 तो आराम से सही कर लो। फिर आपको ये है कि और थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के आपको 27-28 में 25-26 तक पहुंचना है। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन इस पे मेहनत बहुत है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा कि आपने 6-7 साल का कर लिया, मार्केट से उठा के कर लिया। उसके पीछे का जो मेन ब्रेन है ना, कि चीजें सेट कैसे कर रहे हैं, पूछ क्या रहा है, उसके आंसर तक पहुंचना कैसे, केंद्रीय भाव तक कैसे पहुंचना है, पूर्व धारणा तक कैसे पहुंचना है, उपयुक्त सबसे उपयुक्त उसका निष्कर्ष कौन सा हो सकता है, उस तक कैसे पहुंचना है। तो ये एफर्ट्स मेन है, ये एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा और इस पे टाइम लगता है। इसीलिए मैंने बोला था कॉम्प्रिहेंशन पहले स्टार्ट कर दो, नवंबर से मैंने बोला है, दिसंबर से मैंने रोज बोला था कि ज्यादा टाइम नहीं है तो 5-5 करो, 4-4 करो, बार बार मैंने चीज बोली थी। तो इसीलिए बोला था, उसमें ना मेन एफर्ट्स टाइम का है कि आप टाइम कितना लगा सकते हो, ठीक है। तो ओके मैम। टाइम लगाओ, ईयर से मतलब नहीं कितने साल का, और एक 3-4 चीज साल भी बताइए, काम बन जाएगा आपको। और एक चीज बताइएगा कि करंट अफेयर अभी उतना तो तैयार नहीं हुआ है, और कुछ ही मंथली मैगजीन को पूरा पढ़ पाए हैं, जबकि अवेलेबल तो है सबको नहीं पढ़ पाए हैं। तो जो ज्यादा आता है जैसे साइंस टेक सब, इसको कैसे तैयार करें अभी से? बिना करंट अफेयर का तो होगा नहीं। देखो अभी तो करंट अफेयर में, अब देखो साइंस टेक 4 सब्जेक्ट तो मैंने पहले बताए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस टेक और आईआर। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि इनके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके स्टैटिक प्लस करंट ही आता है, ठीक है। तो अब इनका 2 ही रास्ता है, या तो आप डेली बेसिस पे रोज 3-3, 4-4 घंटे साइंस टेक को लगाओ, और कितने ज्यादा आता नहीं है, मुझे लगता है 8-10 पेज का होता है करंट साइंस टेक का, इतना ज्यादा नहीं होता है। 2-3 बड़ी न्यूज होती है और न्यूज इन शॉर्ट्स वही 5-6-7 होते हैं, तो बहुत वन लाइनर होते हैं। तो या तो फिर आप रोज 3-4 घंटे लगा के उसको क्या करो, उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, या फिर अगर आपको लगता है शॉर्ट नोट्स आप नहीं बना सकते, टाइम बहुत लगेगा, तो फिर रीडिंग करके पीटी 365 पढ़ सकते हो, क्योंकि जो मंथली मैगजीन है उसमें प्री प्लस मेंस का करंट अफेयर है। तो अगर आपने 2-3 बार उसको अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो आप रिवाइज करते टाइम मेंस की चीजें भी पढ़ने लग जाओगे, कितना भी अंडरलाइन कर लो, है ना। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप 2-3-4 बार पढ़ सकते हो उसको अच्छे से,
मेंस की चीजें साइडलाइन कर सकते हो ताकि रिवाइज करते टाइम अननेसेसरी डिस्ट्रैक्ट आप ना हो। आपको पता हो कि देखो मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ ये प्रीलिम्स की चीजें पढ़नी है, मेंस वाली चीजें नहीं पढ़नी है, तो आपके लिए मंथली मैगजीन काम कर जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 1-2 बार ही पढ़ पाऊंगा, टाइम इतना है नहीं, तो फिर तो PT 365 ही ऑप्शन है, फिर तो कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी से 3-4 घंटा सब मंथली मैगजीन अवेलेबल है, तो 2-3 घंटा 4 घंटा करके जब तक मैं PT 365 आता है, साइंस इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस टेक और IR को बस इतना को खत्म कर सकते हैं, तब कर जाकर के सकते वहाँ हो। देखो खत्म करना एक अलग चीज है, मैंने वही चीज बोली, खत्म करना मैंने बोला 3-4 बार। अब देखो कोई चीज ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो उसमें ग्रिप बन गई। करंट अफेयर में ऐसी चीजें हैं, इतना सारा फैक्ट उसमें होता है, अंडरस्टैंडिंग कितनी नीड होती है कि जब तक आप उसको 3-4 बार नहीं रिवाइज करोगे और जो आपने अंडरलाइन चीजें कर रखी हैं उनको 3-4 बार के बाद एक्स्ट्रा 2-3 बार गो थ्रू नहीं करोगे, तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, आपको पता भी होगा कि आपने पढ़ा हुआ है, पर फिर भी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको कंफ्यूजन के कारण गलत करके आओ। तो सिर्फ खत्म करना इज नॉट अ पर्पस। आपके पास अगर इतना टाइम है कि आप उसको अच्छे से पढ़ के उसको नोट डाउन कर सकते हो या 4-6 बार रिवाइज कर सकते हो, तभी उठाओ, नहीं तो 1-2 सब्जेक्ट का कर लो, बाकी PT में शिफ्ट हो जाना। क्योंकि अगर आप रोज सोचोगे ना कि 2-3 घंटे आज इकोनॉमी पढ़ लेता हूँ, कल साइंस पढ़ लेता हूँ, फिर अगले हफ्ते इन्वायरमेंट एक बार पढ़ लूंगा, तो 1-2 बार पढ़ने में कुछ नहीं होगा, वो टाइम ही वेस्ट है। क्योंकि इनलाइन पे जब PT ही पढ़ोगे तो 1-2 घंटे जो आपने इसमें लगाएंगे सब क्या मतलब निकलेगा बताओ। तो जब हमारा ये सब स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम, तब से मैं इसीलिए रोज रखती थी कि आप लोग कृपया करके मंथली मैगजीन पढ़िए, थोड़ा बहुत प्रीलिम्स के नोट्स बना लीजिए, थोड़ा बहुत कर लीजिए। अब देखो जैसी जनवरी स्टार्ट हुई सभी लोग पहुंच गए ना उसी हालत में कि मैम PT 365 क्या करे मैम, तो वही है, अब क्या ही कर सकते। देखो बस आपका यूनिवर्सल, सहारा है अब। देखो सहारा वहारा कुछ नहीं है, जो बोला वो किया नहीं, तो कोई सहारा नहीं। अब नहीं, आप पार लगाइए, जैसे कहिएगा वैसे करेंगे। कोई नहीं, देखो अभी ना जो मोस्ट है इम्पोर्टेंट साइंस टेक देख लो एक बार, साइंस टेक तो कर ही लो, मैं तो सजेस्ट करूंगी अगर टाइम मिल सकता है तो, ठीक है। जी साइंस टेक का कर लो, मंथली मैगजीन से कर लो, अगर मंथली मैगजीन से साइंस टेक कर लिया ना तो लगभग सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे साइंस टेक के मंथली मैगजीन से, ओके मैम। ठीक है। तो साइंस टेक कर लो अगर हो सके तो, बाकी सब्जेक्ट्स का क्योंकि देखो इन्वायरमेंट, IR, इनमें ना मेंस वाला पोर्शन बहुत होता है। साइंस टेक में तो फिर भी फैक्ट्स दिया रहता है, मुद्दे चिंताएं उसमें सेम ही होता है। IR, इन्वायरमेंट, इनमें मेंस वाला पोर्शन बहुत होता है। तो अभी 2-3 घंटे लगा के अगर साइंस टेक के नोट्स बनाए जा सकते हैं 2-3 बार रीडिंग करके, तो साइंस टेक पे फोकस कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए फिर PT पढ़ ले, तो ये कर सकते हो, ओके ठीक है। ओके, इतना तो हो जाएगा। हाँ, तो साइंस टेक के लिए तो कम से कम कर ही लो, ताकि एक सब्जेक्ट से तो दिमाग फ्री रहे आपका कम से कम। जी मैम। ठीक है, ओके। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो हैंड रेज कर सकते हो आप लोग, किसी की और कोई क्वेरी हो तो। ठीक है, तो और किसी की कोई क्वेरी है नहीं, तो देखो CSET पे थोड़ा सा काम करो, मैंने पहले बताया इजी से लेके टफ के साइड जाना है, ठीक है। जो आपका इजी सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है, वहां से स्टार्ट करो और उसके बाद फिर टफ साइड जाना है। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको लेके नहीं बैठना है कि पहले दिन ही डिमोटिवेट हो गए तो दूसरे दिन से पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये मत करना आप लोग। और कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो उनका PYQs देखते रहना मस्त है। विदाउट PYQs आप सारी चीजें उतना ही पढ़ोगे जितनी नीड है ही नहीं ना, जितना आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ना चाहिए, पंचायती राज पढ़ना चाहिए, या संसद में पर्टिकुलर संसदीय समितियों वाला सेक्शन पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अब संसद, लक्ष्मीकांत में तो कितना बड़ा संसद 40-50 पेज में दिया हुआ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें संसदीय समितियों वाला चैप्टर लगभग हर साल उससे पूछता रहता है। संसदीय समितियों में भी कुछ कुछ समितियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें तभी पता चलेंगे जब PYQs देखोगे, ठीक है। तो PYQ से बचने का ट्राई मत करना, डेली बेसिस पर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उनका PYQs देखते रहना, ठीक है। और फिर कोई भी क्वेरीज होती है तो विजिट तो आप लोग कर ही सकते हो, फिर मैसेज वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। अभी 3 दिन तो मैं अवेलेबल रहूंगी नहीं, और 7 तारीख से फिर MNU में 7 को ड्यूटी लगेगी, तो फिर उस दिन आप लोग आके विजिट कर लेना जिनको ऑफलाइन आना है। बाकी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स 7 से कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल के थ्रू, जो भी है,
सतीश बताओ क्या पूछ रहे हो? बता पीवाई तो ये फायदा हुआ, पीवाई तो लेके कोई करते हैं तो काफी सुधार सतीश आपकी ना आवाज मुझे, जो सतीश आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही, थोड़ा सा आप नेटवर्क में जाओ, ऐसे कट कट के आ रही है कि समझना बिल्कुल ही मुश्किल है। हेलो हाँ बताइए। मैम, जैसे अभी आपने बोली है ना कि बोले मतलब जो PYQ, तो इसे मतलब मैं देखा हूँ कि जब PYQ देखकर अगर क्वेश्चन करते हैं तो काफी सही भी होता है और उससे कुछ नया भी पता लगता है कि मतलब UPSC किस प्रकार का पूछता है, ये मतलब इसका फायदा होता है, यही मतलब है। हाँ तो ठीक है, यही करना ही है। ठीक है, देखो सतीश कर रहे हैं तो उनको फायदा लग रहा है, बाकी लोग जो नहीं कर रहे हो तो उनको कम से कम ट्राई करना है, यही करो। ठीक है, PYQs देखो, PYQs साथ करो, क्योंकि क्या होता है ना, हम अब देखो जैसे लक्ष्मीकांत है, लेट्स से अब लक्ष्मीकांत में राष्ट्रपति वाला सेक्शन दिया हुआ है, लगभग चीजें उन्होंने अभी करंट का जो भी विवाद वगैरह चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोल दिया राज्यपाल के रिगार्डिंग, और राष्ट्रपति भी ना जो रिजर्व राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व करता है, तो अगर वो करंट वाला पोर्शन आप छोड़ दो, अब राष्ट्रपति से रिलेटेड उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, लगभग सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, कि कार्यपालिका से कैसे कनेक्ट करता है, विधायिका से कैसे कनेक्ट करता है। लेकिन जब आप PYQs देखोगे तो मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति के जो हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को कैसे ब्रीच कर सकते हैं, उस पर क्या इफेक्ट कर सकते हैं, मोस्टली क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, अगर आप ये नोटिस करोगे। जबकि उसमें प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई है, और हम जब पढ़ते हैं तो हम प्रेसिडेंट के बारे में जो जो दिया हुआ है ना, सबको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। आपने ऑलरेडी, ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने प्रेसिडेंट के बारे में लगभग सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तो अब आपको नीड है उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जो UPSC पूछने वाला है। ठीक है, तो आपको जब PYQs देखोगे, PYQs के ऑप्शंस देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी पावर्स हैं, इमरजेंसी पावर से सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जब राष्ट्रपति शासन लगता है, आपातकाल लगने में क्या क्या पावर्स आ जाती है संसद के पास, आपका जो राज्य विधानमंडल है उसकी कौन कौन सी पावर्स हैं जो ब्रीच कर देता है, वो फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, उसको लेके कोई इंसान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि नहीं, राष्ट्रपति शासन आपातकाल खत्म होने के बाद जा सकता है कि नहीं, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो UPSC पूछता है, उस पे आप लोग को ज्यादा काम करना है। वो अगर लक्ष्मीकांत में अच्छे से नहीं दिया है, या फिर दिया है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करना, उसको पढ़ लेना, उन पॉइंट्स को अपने लक्ष्मीकांत में या फिर अपने नोट्स में एड ऑन कर लेना। तो ये काम आपको PYQs देखते देखते हुए करना है, और ये आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा। और PYQs देखने का मतलब भी यही होता है, ये नहीं कि अब राष्ट्रपति पढ़ लिया, जाके राष्ट्रपति के क्वेश्चन देख लिए, गलत हो गया तो राइट उसका आंसर देख लिया, खत्म। वो PYQs लगाना होता नहीं है, ना ही उससे कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, तो सभी को थोड़ा सा PYQs पे काम अच्छे से करना है, उसका एनालिसिस अच्छे से करना है, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है जी मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी किसी को कोई क्वेरी है, कोई और भी कुछ पूछना चाह रहे हो तो बताइए। ठीक है, तो मुझे लगता है लगभग क्वेरीज हमने एड्रेस कर लिए। CSET पे थोड़ा सा वर्क करो, जो मैंने बताया लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, और फिर हम लोग मिलेंगे 7 तारीख को। तो आप लोग को जिनको भी ऑफलाइन आके विजिट करना होगा कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू। और CSET का लाइव क्विज तो होता नहीं, मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उसका PDF शेयर कर दिया जाएगा, तो वो आप लोग अपने से अटेम्प्ट करके और फिर देख के फिर अगले जो सेशन होंगे उस पे आप लोग मुझे बता देना कि क्या कैसा था, कहाँ पे आप लोग लैग कर रहे थे या क्या प्रॉब्लम उस पे हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर पढ़िए आप लोग अच्छे से, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। मैम ये CSET ये कॉम्प्रिहेंशन वाली सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन क्या होगी मैम, ये पूरा हॉल होगी मैम ये टेस्ट तो सारे सब CSET के सारे सेक्शंस के रहेंगे ना। नहीं मैम, ये इसमें ये था ना, ये सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन वीक था, इसलिए पूछ रहे। नहीं, इस पे तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का, आगे भी CSET के और भी वीक्स आएंगे ना बीच में इनके साथ, उसमें दिया होगा ना आप लोग, प्लान तो मैंने शेयर कर दिया पूरा। यस मैम, ये मतलब इस बारे में इस वीक में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन दिया होता, इसलिए पूछ रहे थे।
इस वीक में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो पूरा सेशन था उसका पर्पस ही यही था। अब लेट्स से किसी का कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है, तो पूरे वीक को कॉम्प्रिहेंशन बैठ के क्यों पढ़ेगा? डेली बेसिस तो 2-4-5 क्वेश्चन कर लिए, बाकी टाइम वो अपना लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स जो भी है वो करेगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो पढ़िए आप लोग अच्छे से, अगले सेशन में फिर मिलते हैं और बात करते हैं।